हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि मैं मिसिंग 411 पे वीडियोस लेकर आऊँ, तो इंतज़ार खत्म हो गया क्योंकि वीडियो अब आ गई है। आज मैं आपके लिए डेविड पोलाइडस की लिखी गई बुक मिसिंग 411 से कुछ घटनाएं लेकर आया हूँ जो कि आपको सुनने में बहुत पसंद आएगी। ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और मिस्टीरियस भी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो और खो जाते हैं अंधेरों में। मिसिंग 411 डेविड पोलाइडस की लिखी गई कुछ किताबों की सीरीज है जिसमें रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने वाले लोगों के बारे में लिखा गया है और कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में भी बताया गया है। अगर आप मिसिंग 411 की सारी डिटेल्स चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी कुछ पुरानी वीडियोस की लिंक दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अब आपको मैं कुछ घटनाएं बताने वाला हूं जो कि डेविड पोलाइडस की मिसिंग 411 किताबों में से है। तो आज की पहली घटना, ये पहली घटना घटी थी डॉक्टर डिमेलो के साथ और ये घटना उनकी बेटी मार्गरीना ने डेविड पोलाइडस को बताई थी, जो उन्होंने अपनी किताब में मेंशन की थी। तो अब आगे की घटना मैं आपको मार्गरीना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मार्गरीना है और ये घटना मेरे पिताजी के साथ घटी थी। ये घटना है 1980 की। मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे। डेंटिस्ट के साथ साथ उनको हाइकिंग करना बहुत अच्छा लगता था। उनको और मेरी मम्मी को भी हाइकिंग करना बहुत अच्छा लगता था। मम्मी ने मुझे बताया कि जब हम लोग छोटे थे तो मेरे डैड ने कुछ दिनों की छुट्टी ली और वो अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए कोलोराडो के नेशनल पार्क में गए हुए थे। उनको और उनके दोस्तों को भी हाइकिंग करना बहुत अच्छा लगता था। ये घटना वहीं पर मेरे डैड के साथ घटी और उस दिन के बाद से मेरी मॉम ने कभी भी डैड को नहीं देखा। उनके साथ उनके 3 दोस्त और थे जिनका नाम जिम, सोफिया और मार्को था। सोफिया और मार्को हस्बैंड वाइफ थे और जिम अकेला था। मेरे डैड और वो तीनों लोग पार्क के अंदर एक साथ घुसे थे। कुछ दूर तक साथ चलने के बाद मेरे डैड ने उन लोगों से कहा कि वो किसी और रास्ते से हाइकिंग करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। बाकी तीनों लोगों ने मना कर दिया, लेकिन मेरे डैड ने उनसे बोला कि तुम लोग साथ में चलो और मैं अकेले ही आऊँगा। उन लोगों ने डैड को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे डैड ने उन लोगों से बोला कि उनको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो उसी समय पर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर उनको पहुंचना था। उन सब लोगों ने अपने साथ कैंपिंग का कुछ सामान भी रखा हुआ था। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से पापा ने ऐसी बात क्यों बोली और वो अकेले हाइकिंग करना क्यों चाहते थे। उन्होंने ज़्यादा पापा से बात नहीं की और उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद पापा दूसरे रास्ते से हाइकिंग के लिए चले गए और नॉर्मल रास्ता जिसे सब लोग आया जाया करते हैं, वो सब लोग उस रास्ते से निकल गए। करीब 3 घंटे की चढ़ाई के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उन्हें पहुंचना था, लेकिन मेरे डैड वहां पर नहीं थे। जब उन्होंने थोड़ा आगे जाके देखा तो उनको एक बैग दिखा और वो बैग मेरे डैड का था। मेरे डैड वहां पर पहुंच चुके थे और उन लोगों से पहले, लेकिन वहां पर उनके बैग के अलावा और कुछ भी नहीं था। उनका बैग वहां पर बहुत आराम से रखा हुआ था और सारी चीजें एकदम सही सलामत थी। उनके दोस्त वहां पर कुछ देर तक बैठ के उनका इंतजार करने लगे। उनको लगा कि शायद पापा कहीं पास में ही गए होंगे। उनका वो लोग करीब 2 घंटे तक वहीं पर इंतजार करते रहे, लेकिन डैड नहीं आए। उन लोगों को काफी चिंता होने लगी। उसके बाद उन लोगों ने डैड का सामान उठाया और वापस वहीं जाने लगे जहां से उन्होंने हाइकिंग स्टार्ट की थी। जब वो नेशनल पार्क के बाहर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर उस पूरे एरिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कंप्लेन की और उनको सारी परिस्थितियां बताई। पहले डैड के दोस्त के साथ 5 लोग गए और वो लोग उसी रास्ते पर गए जहां पर डैड अपने दोस्तों से अलग हुए थे और वो दूसरे रास्ते से चले गए थे। वो 3 फॉरेस्ट ऑफिसर फिर उसी कच्चे रास्ते से डैड को ढूंढने के लिए गए। उस रास्ते के बारे में उन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी अच्छे से नहीं पता था। उनको ये भी नहीं पता था कि इसके अंदर से जाने का कोई रास्ता भी है। उनके काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद
जब डैड नहीं मिले तो उन्होंने फिर सर्च एंड रेस्क्यू टीम को बुला लिया। उस सर्च और रेस्क्यू टीम में करीब 12 फॉरेस्ट ऑफिसर और एक हेलीकॉप्टर भी था, जिससे वो लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। उन फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया था कि वो जंगल और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था और उसमें उनको और भी अजीब अजीब और विचित्र चीज़ें दिखाई दे रही थी। और ये पूरा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3 दिन तक चला, लेकिन किसी को भी डैड का कुछ भी पता नहीं चला। उनमें से एक सोल्जर को एक जूता मिला। जब वो उस जूते को बाहर लेके आया और उन्होंने हमें दिखाया तो हमें पता चला कि वो डैड का ही जूता है और वो जूता उनके दाहिने पांव का था। दूसरा जूता उनको नहीं मिल रहा था। उसके अलावा डैड का कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ा और ढूंढने के बाद एक बड़े से पेड़ के नीचे उनको डैड के कपड़े सही सलामत हालत में मिले। उन कपड़ों पर किसी भी तरीके का कोई भी निशान नहीं था और उनको फोल्ड करके रखा गया था। ऐसा लग रहा था कि डैड ने अपने कपड़े खुद ही वहां पर उतार कर और फोल्ड करके रख दिए हैं। जब ऑफिसर्स को डैड के फोल्ड किए हुए कपड़े मिले तो उनको ये तो विश्वास हो गया था कि डैड जिंदा है, लेकिन उन्होंने अपने कपड़े ऐसे वहां पर क्यों रखे थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डैड के कपड़े उन लोगों को रेस्क्यू के तीसरे दिन मिले। 3 दिन तक अगर वो नहीं मिलते तो उनको ढूंढना बंद कर दिया जाता, लेकिन उनके कपड़े मिलने के बाद 12 ऑफिसर्स और बुलाए गए और उनको फिर से ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिले। जब रेस्क्यू ऑफिसर्स पार्क के और अंदर गए तो उनको डैड का एक और जूता मिला जो कि उनके दूसरे पांव का था, और एक जगह उनको कैंप दिखा जो कि शायद डैड का ही कैंप था, क्योंकि जब उनके दोस्तों को उनका बैग मिला था तो उसमें कैंप का सामान नहीं था। डैड वहीं पर ही थे और उनका कैंप बहुत अच्छे से सेटअप किया हुआ था, लेकिन एक बात उनके दोस्तों को अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। जहां पर डैड का कैंप लगा हुआ था और जहां पर डैड का बैग मिला था वो दोनों दूरियां करीब 5 से 6 किलोमीटर की हैं। इतनी जल्दी डैड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते थे इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब ऑफिसर्स ने कैंप के अंदर देखा तो उनको कुछ भी नहीं मिला। वहां पर सिर्फ एक नॉर्मल सा कैंप लगा हुआ था जो कि मेरे ही डैड का था। ऑफिसर्स ने जब उनके दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको बस उनका बैग ही मिला था और इसके अलावा उनको डैड का कोई भी सामान नहीं मिला। ये केस धीरे धीरे और भी ज्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा था। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि डैड आखिर अचानक से गायब कहाँ हो गए, और अगर वो गायब ही हो गए तो एक एक करके उनके सारे सामान धीरे धीरे कैसे मिल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद वो सामान मेरे डैड से किसी ने छीन लिया हो। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डैड को काफी दिनों तक ढूंढा गया लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद उनको ढूंढने का काम बंद कर दिया गया और काफी दिनों तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। उनका केस मिसिंग लोगों की लिस्ट में डाल दिया गया। करीब 1 महीने बाद उसी नेशनल पार्क में हाइकिंग कर रहे लोगों को एक आदमी दिखाई दिया जिसकी 5 से 6 फीट की हाइट थी और वो गोरे रंग का था और वो बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था, और फिर अचानक से वो पेड़ के पीछे जाके गायब हो गया। उनकी दी गई डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उस आदमी का हुलिया हूबहू मेरे डैड से मिल रहा था। जैसे ये बात ऑफिसर्स को पता चली उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन हमें दी और उसके बाद हमने दोबारा उनको सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट की। हमारी रिक्वेस्ट करने के करीब 1 हफ्ते बाद उनको दोबारा सर्च करने का प्रोग्राम चालू किया गया, जिसमें 5 फॉरेस्ट ऑफिसर थे जो उनको 2 दिन तक लगातार ढूंढते रहे। और इस बार काफी ज्यादा अजीब घटनाएं घटी। जहां पर उनके कपड़े और कैंप मिला था वहां पर उनको एक आदमी के पैरों के निशान मिले और ऐसा लग रहा था कि वहां पर वो काफी देर तक रुके हुए थे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स के हिसाब से वो पैरों के निशान मेरे डैड के ही थे, लेकिन इस बात का किसी के पास कोई भी सबूत नहीं था। उनको फॉरेस्ट के उस हिस्से में ढूंढा गया जहां पर उनके गायब होने की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर वो नहीं मिले। उस एरिया में जंगली जानवर भी नहीं थे क्योंकि उस एरिया में ज्यादातर लोग हाइकिंग करने या कैंपिंग करने जाया करते थे, इसलिए उस एरिया में कोई भी जंगली जानवर नहीं था। अगर वहां पर कोई भी जंगली जानवर होता तो शायद वहां पर लोगों को कैंपिंग करने की या हाइकिंग करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफी दिनों तक उनको ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिले। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर ने यह मान लिया कि डैड की किसी अनजान वजह से
मौत हो गई है और ये पूरा केस बंद कर दिया गया और फिर उनका कुछ भी पता नहीं चला। मम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। जब ये घटना मेरे डैड के साथ घटी तो मैं काफ़ी छोटी थी और मुझे मेरे डैड के साथ बिताए हुए दिन अच्छे से याद है, लेकिन वो कैसे गायब हुए और उनके साथ उस जंगल में क्या हुआ, ये बात मैं हमेशा सोचती रहती हूँ। और मेरी माँ भी ये बात सोचती रहती है कि आखिर उस दिन डैड के साथ उस पार्क में हुआ क्या था जिस वजह से वो गायब ही हो गए। ये थी पहली घटना और अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना घटी थी फ्रेड नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर के साथ, जो कि कैनेडियन फॉरेस्ट में एक रेंजर था। और अब आगे की घटना मैं आपको फ्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम फ्रेड है और मैं कैनेडियन फॉरेस्ट में एक रेंजर था। ये घटना मेरे साथ 1991 में घटी थी। मेरी नाइट की पोस्टिंग थी और मैं अपने दोस्त मेलन के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी हमारे वॉकी टॉकी पर एक संदेश आया। हमें बताया गया कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 25 साल है वो अचानक से फॉरेस्ट में गायब हो गई है। हमें तुरंत ये कंप्लेन मिली। वो कंप्लेन मिलते ही मैं और मेरा दोस्त मेलन उस महिला को ढूंढने के लिए दी गई लोकेशन पर निकल गए। जिस एरिया में वो महिला गायब हुई थी उस एरिया के बारे में मैं तो उतना अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन मेलन उस एरिया के बारे में अच्छे से जानता था। मैं सिर्फ अपने हिस्से के एरिया में ही पेट्रोलिंग करता था, लेकिन उस वक्त वहाँ पर मेरे और मेलन के अलावा कोई नहीं था। बाकी टीम्स को इन्फॉर्म कर दिया गया था और वो करीब आधे घंटे में उस जगह पहुँचने वाली थी जहाँ से वो महिला गायब हो गई है। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उस महिला के दोस्त थे जिन्होंने सारी गायब होने की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी थी। हमने उस लड़की के दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए बोला। वहाँ पर एक और ऑफिसर था जो उन सबको हमारे बेस पर लेके चला गया। मैं और मेलन उस गायब हुई लड़की को ढूंढ रहे थे। उस लड़की का नाम हैना था और उसकी उम्र करीब 22 साल की थी। जब वो गायब हुई तो उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके पास एक रेड कलर का बैग भी था। हमारे पास बस उसकी इतनी ही डिटेल थी। उसके अलावा उस वक्त हमारे पास उसकी कोई भी फ़ोटो नहीं थी। कुछ देर तक मैंने और मेलन ने साथ में उसको ढूंढा, लेकिन कुछ देर जंगल के थोड़ा और अंदर जाने के बाद मैंने मेलन से बोला कि तुम जंगल के एक एरिया में जाके उसको ढूंढो और मैं थोड़ा पहाड़ी एरिया में जाके उसको ढूंढता हूँ। मुझे उस एरिया के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा जंगल के अंदर नहीं गया। जब मैं थोड़ा पहाड़ी एरिया की तरफ गया तो वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपनी रिवॉल्वर अपने हाथों में ले रखी थी। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिला। मुझे जहाँ तक देखना था मैं देख चुका था और उसके बाद मैं वापस लौटने लगा। मैं वॉकी टॉकी से मेलन से लगातार बात कर रहा था और उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था और उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले भी रहा था। मैंने मेलन से बोला कि शायद अब हमें वो लड़की नहीं मिलेगी, तो हमें अपने बेस पर वापस लौट जाना चाहिए और रेस्क्यू टीम के आने का इंतज़ार करना चाहिए। उसने कहा ठीक है और मैंने उससे बोला कि हम 15 मिनट में बेस पर मिलते हैं। जब मैं दोबारा वापस घूमा और उसी एरिया से जाने लगा जिधर से मैं आया था, मुझे एक बड़े से पेड़ के पीछे एक हलचल सुनाई दी। उस हलचल को सुनते ही मैं रुक गया। मैंने अपने हाथ में अपनी रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी और मैंने उसको और टाइट पकड़ लिया और टॉर्च की तरफ से ही उस पेड़ को देखने लगा। मुझे ऐसा लगा कि उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। तभी मुझे उस पेड़ के ऊपर एक लाल रंग का बैग टंगा दिखा और मैं समझ गया कि ये लाल रंग का बैग हैना का ही है। मैंने देखा कि उस लाल रंग के बैग के पीछे पेड़ की साइड में कोई खड़ा है। मुझे सिर्फ उसके पैर दिखाई दे रहे थे। मैं जब हल्का सा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हैना ही थी। हैना वहीं पेड़ के पास ही खड़ी थी और जंगल के दूसरी तरफ देख रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और मैंने उसको बोला, हैना तुम हो क्या? वो तुरंत पीछे घूमी और डर गई थी। मुझे देखते ही वो रोने लगी। मैंने उससे बोला कि आप अचानक से यहाँ कैसे आ गई हैं? उसने बोला उसको कुछ भी नहीं पता, वो यहाँ पे रास्ता भूल गई है
और यहाँ पर उसको अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसको ये भी याद नहीं कि वो अपने दोस्तों से अलग कैसे हो गई। उसने मुझे बताया कि वो बस अपने दोस्तों के साथ जा रही थी और पीछे पीछे चल रही थी, और जब उसने आगे की तरफ देखा तो उसके दोस्त अचानक से गायब हो चुके थे और फिर वो उन लोगों को ढूंढ नहीं पा रही थी। जब हैना ने मुझको ये बात बताई तो मैंने उसको बताया कि तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए ही उन्होंने मुझे भेजा है, और उन्होंने हमारी टीम को तुम्हारी गायब होने की रिपोर्ट भी दे दी है। हमारी टीम के लोग तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम जल्दी से बेस पर चलो। हैना ने कहा ठीक है, और हैना मेरे आगे आगे जा रही थी। जब हैना आगे चल रही थी तो मैं वॉकी टॉकी से मेलन को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मैंने मेलन को बताया कि हैना मिल चुकी है और मैं उसको लेकर बेस पर आ रहा हूँ। मेलन ने भी कहा ठीक है, और वो भी बेस पर बस पहुंचने ही वाला था। हैना मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं हैना के पीछे ही था। आगे चलते वक्त वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। मैंने उससे बोला कि तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस आगे चुपचाप चलो। मैंने अपने हाथ में अपनी रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसको जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हो सकता था कि कोई जंगली जानवर उस एरिया में आ गया हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था, उस एरिया के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था। जब हैना आगे चल रही थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम अचानक से अपने दोस्तों के पास से गायब कैसे हो गई। उसने भी बोला कि मुझे इस बात का कुछ भी नहीं पता, मैं बस उनके पीछे चल रही थी और मैंने कुछ देर के लिए अपनी नज़रें उनसे हटा ली और साइड में देखने लगी। जैसे ही मैंने दोबारा आगे की तरफ देखा, मेरे सारे दोस्त गायब हो चुके थे और मैं रास्ता भटक चुकी थी और मुझको अंधेरे में ना कुछ समझ में आ रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। इसलिए मैं उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर चली आई। हैना ने जब मुझे ये बात बताई तो मुझे ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। थोड़ा चलने के बाद हम अपने बेस पर पहुँच गए। मैं और हैना दोनों लोग बेस से करीब 8 से 10 मीटर की दूरी पर ही थे। हैना ने बोला कि उसको बहुत ज़ोर की प्यास लग रही है। हमारे बेस के बाहर एक बेंच थी। मैं भागते हुए बेस के पास गया और मैंने हैना से बोला कि तुम बेस के बाहर वाली बेंच पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा हूँ। उसका बैग मेरे हाथ में ही था। हैना ने बोला ठीक है, और मैं अपने बेस के अंदर चला गया। मेलन बेस के अंदर ही बैठा हुआ था। मैंने उससे बताया कि हैना बाहर बेंच पर बैठी हुई है, तुम जल्दी से उसके दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दे दो कि वो मिल गई है और वो परेशान ना हो। मेलन ने कहा ठीक है, और मैं हैना को पानी देने के लिए बाहर आया। हैना का बैग मेरे ही हाथ में था। बेस से बाहर आते ही मैं उसी बेंच के पास गया जहाँ पर मैंने हैना को बैठने के लिए बोला था, लेकिन हैना वहाँ पर नहीं थी। मुझको लगा कि शायद अभी तक वो वहाँ पहुँच नहीं पाई है। मैंने दोबारा उसी तरफ देखा जिस तरफ से मैं हैना को लेकर आया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। हैना दोबारा गायब हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बेस के अंदर गए हुए बस 1 ही मिनट हुए थे। 1 मिनट में वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं चिल्ला के मेलन को बेस के बाहर बुलाने लगा। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुन के मेलन भी तुरंत बाहर आया और मैंने उसको बताया कि हैना दोबारा गायब हो गई है। मेलन को पहले मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसको लगा कि मैं उससे किसी तरीके का कोई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे मामलों में मजाक बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरे पास हैना का बैग था और वो मुझे मिली थी। मेलन को पहले लगा कि शायद मुझे किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई हो, मुझे हैना नहीं मिली, लेकिन मैंने जब उसको उसका बैग दिखाया तो उसको मेरी बात पर विश्वास भी हुआ। मेलन भी इस बात से बहुत शौक था कि हैना अचानक से गायब कहाँ हो गई। फिर हम दोनों ने हैना को उस एरिया के चारों तरफ ढूंढा। 1 मिनट में हैना इतनी जल्दी कहीं गायब नहीं हो सकती है, लेकिन ये अजीब इत्तेफाक था, वो हमें नहीं मिली। अभी तक मेलन ने उसके मिलने की इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं की थी, क्योंकि उसके मिलने से पहले ही मैंने उसको बाहर बुला लिया और वो अब गायब हो चुकी थी। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर इतनी जल्दी हैना गायब कहाँ हो सकती है। हमने काफ़ी देर तक उसको ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। आधे घंटे हो चुके थे और सर्च और रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उस टीम में 5 लोग थे और उनके साथ 2 स्निफर डॉग भी थे। टीम के लोगों ने हमसे सारी चीज़ें पूछी और हमने उनको एक एक चीज़ बताई। हैना का बैग हमारे पास ही था। उन्होंने स्निफर डॉग्स को हैना का बैग सुंघाया
और उसकी खुशबू से हैना को ढूंढने के लिए बोला। स्निफर डॉग्स उसके बाद जंगल के अंदर जाने लगे और पूरी रेस्क्यू टीम भी उन स्निफर डॉग्स के पीछे पीछे जा रही थी। मैं और मेलन भी उनके साथ हैना को ढूंढ रहे थे। काफी देर तक ढूंढने के बाद स्निफर डॉग्स एक पेड़ के नीचे पहुंचे और उस पेड़ के चारों तरफ घूमने लगे। वो वही पेड़ था जहां पर हैना मुझे दिखी थी और जहां पर हैना का बैग टंगा हुआ था। स्निफर डॉग उस पेड़ के पास आके रुक गए और उस पेड़ को देख के भौंकने लगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो गई कहाँ। काफी देर तक उसको ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिली। उसको मैं और पूरी टीम रात भर ढूंढते रहे लेकिन वो अचानक से कहाँ गायब हो गई कुछ भी पता नहीं चल रहा था। शाम से सुबह हो चुकी थी और उसका कुछ भी पता नहीं चला। उसको ढूंढने के लिए और टीम्स बुलाई गई और ये पूरा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 4 से 5 दिन तक चला लेकिन हैना का कुछ भी पता नहीं चला। उसको उस हिस्से में भी ढूंढा गया जहां पर उसके मिलने की उम्मीद नहीं थी लेकिन वो नहीं मिली। हैना को ढूंढने के लिए 5-6 स्निफर डॉग्स और 15-20 लोगों की टीम भी बुलाई गई लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। हमारे पास बस उसका एक बैग था। कई ऑफिसर्स ने मुझसे पूछताछ भी की और मैंने उनको एक एक चीजें बताई और मैंने उनको हैना के बारे में भी बताया कि वो कैसे अचानक से गायब हो गई। अंत में जब हैना नहीं मिली तो उसके बाद उसकी फाइल बंद कर दी गई और उसको अचानक से गायब हो जाने वाले लोगों की लिस्ट में डाल दिया गया। वहां पर ऐसे पहले भी बहुत लोग गायब हो चुके हैं लेकिन इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। हैना के गायब होने के बाद उस एरिया को बंद कर दिया गया और फिर उस एरिया को कभी भी खोला नहीं गया। अब हैना अचानक से कहाँ गायब हो गई इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था और मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाता हूँ। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। वॉशिंगटन नेशनल पार्क में लोगों के गायब होने की कई खबरें आई हैं। इसी तरह एक आदमी था क्रिस जो कि 27 साल का था। वो भी वॉशिंगटन नेशनल पार्क में हाइकिंग के लिए गया हुआ था। ये इसका पहला हाइकिंग था और वो अकेले हाइकिंग करना चाहता था। उसका नाम क्रिस था। क्रिस 1 जून 1991 को हाइकिंग के लिए गया हुआ था और उसके दिए गए शेड्यूल के हिसाब से वो 6 जून 1991 को अपनी हाइकिंग कंप्लीट करके वापस आने वाला था। लेकिन 6 जून के बाद भी क्रिस अपने घर वापस नहीं आया। जब 1 महीने तक क्रिस वापस नहीं आया तो उसके फैमिली वालों ने लोकल पुलिस में कंप्लेन किया और उनसे सारी डिटेल पूछी। उस समय क्रिस को लोकेट भी नहीं किया जा सकता था। नेशनल पार्क में क्रिस को बहुत दिनों तक ढूंढा गया। कई स्निफर डॉग, रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर्स भी उसको ढूंढने के लिए गए थे लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला था। सबने ये मान लिया था कि क्रिस अब गायब हो चुका है और वो नहीं मिला था। किसी को भी क्रिस का किसी भी तरीके का कोई सामान नहीं मिला था। क्रिस 27 साल का था और उसकी हाइट 6 फीट की थी। उसका शरीर भी काफ़ी भरा हुआ था और वो काफ़ी मजबूत आदमी था। लोगों को लग रहा था कि शायद क्रिस को कोई जानवर खा गया हो या किसी चोरों के गैंग ने उसके ऊपर अटैक किया हो, लेकिन इस बात का लोग बहुत कम अनुमान लगा रहे थे। क्रिस पहली बार हाइकिंग पे गया हुआ था। जब क्रिस को ढूंढा गया और वो नहीं मिला तो उसको मृत घोषित कर दिया गया और उसकी फाइल को बंद कर दिया गया। उसके बाद 9 अक्टूबर 1991 रात के 8 बजे क्रिस के घर की घंटी बजी। जब उसके पापा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो क्रिस था जो कि घर लौट के आ चुका था। उसको देख के सब हैरान हो गए थे। क्रिस के हाथ में उसका ट्रैकिंग बैग था और वो एकदम नॉर्मल लग रहा था। क्रिस के चेहरे की दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से शेविंग नहीं की है और बहुत दिनों से नहाया भी ना हो। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी। जब उसके घर वालों ने उससे पूछा कि वो इतने दिनों से कहाँ पे गायब था तो उसको कुछ भी याद नहीं था। उसने बोला, जब मैं पार्क के अंदर गया था तो उसको वहाँ पर गुजारे बस 1 ही घंटे याद हैं। उसके बाद उसको वहाँ का कुछ भी याद नहीं है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने दिनों से कहाँ था। फिर क्रिस के घर वालों ने लोकल पुलिस को दोबारा कंप्लेन कर दी और उन्हें बताया कि क्रिस उनको मिल चुका है। जब पुलिस वाले दोबारा आए और उन्होंने क्रिस को देखा तो वो भी हैरान हो गए। उन्होंने क्रिस से पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ था तो क्रिस ने उनको भी वही जवाब दिया कि उसको खुद भी याद नहीं है कि आखिर वो इतने दिनों तक कहाँ था।
क्रिस ने उन लोगों को बताया कि पार्क में घुसने के 1 घंटे तक उसको सब कुछ याद था। उसके बाद उसको बस वो दृश्य याद आया जब वो अपने घर के सामने था। वो अपने घर के बाहर कब आया उसको ये भी याद नहीं है। उसको ये भी याद नहीं कि उसकी दाढ़ी इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। उसको समय भी याद नहीं था। उसने कहा था कि जब मैंने पार्क के अंदर एंट्री ली थी तब दिन हो रहा था, और जब मैं शाम के 8 बजे अपने घर के सामने खड़ा था तो उस वक्त काफी ज्यादा अंधेरा था। क्रिस को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है और वो इतने दिनों तक कहाँ था। उसके बाद क्रिस ने कई डॉक्टर्स को भी दिखाया और उन्होंने भी उसके दिमाग को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की, लेकिन क्रिस का दिमाग नॉर्मल आदमियों की तरह ही था। उनको भी इस बात का कुछ पता नहीं चला कि आखिर क्रिस था कहाँ, और ये राज किसी को भी नहीं पता। क्रिस बहुत बार याद करने की कोशिश भी करता था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता था, और ये राज क्रिस के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ था, और क्रिस भी इस बात को याद नहीं कर पा रहा था। इसी तरह की कई घटनाएं उस पार्क में घटी हैं, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो में कवर करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।